हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस संडे सुपर सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके निमी की बुक से तैयार किए गए हैं तथा कुछ क्वेश्चन जो आपके फीटर, टर्नर और मशीन ट्रेड के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, उन परीक्षाओं से लिए गए हैं। और इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हमने जो सीरीज़ चला रखी थी और DRDO साउदर्न की सिलेक्शन वाली क्लास, उस सीरीज़ से कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, क्योंकि सारे जो है एक ही क्वेश्चंस का एक ही वीडियो में डिस्कशन करना ये संभव नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन का आपको रिवीजन करा सकूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, धातु कर्तन की कितनी विधियाँ हैं? तो याद रखिएगा कि धातु कर्तन की 3 विधियाँ हैं। ठीक है, पहला होता है अब्रेशन, दूसरा होता है फ्यूजन और तीसरा होता है इंसिजन। अब्रेशन होता है जब मेटल को ग्राइंडिंग व्हील की मदद से काटते हैं तो उसे हम अब्रेशन कहते हैं। जब मेटल को गैस कटिंग के माध्यम से काटते हैं तो उसको फ्यूजन कहते हैं। और जब लेथ मशीन पे किसी मेटल को काटा जाता है उसे हम इंसिजन कहते हैं। तो ये धातु कर्तन की 3 विधियाँ होती हैं, इसको आप याद रखिएगा, अब्रेशन, फ्यूजन और इंसिजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल के फेस पर बने दांतों की प्रथम पंक्ति को क्या कहते हैं? तो जो फाइल होती हैं आपके कट के हिसाब से 4 प्रकार की फाइलें होती हैं, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, कर्व कट फाइल और रास्प कट फाइल। तो यहाँ पे डबल कट फाइल के बारे में बात की गई है, जैसे कि आपको क्वेश्चन को देखकर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कहा गया है कि फाइल के फेस पर बने दांतों की प्रथम पंक्ति को क्या कहते हैं? तो इसमें 2 दांते की जो है आपकी सेक्शन कटे रहते हैं, एक प्रथम पंक्ति होता है, एक दूसरी पंक्ति होती है। तो प्रथम पंक्ति को हम ओवर कट कहते हैं और इसका जो एंगल होता है वो 70 डिग्री होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद एक और कट लगा रहता है, उसको हम जैसे कि दूसरा कट कहते हैं, सेकंड कट कहते हैं। ठीक है, और यह जो उसको जो है हम क्या कहते हैं, अप कट कहते हैं। ठीक है, और इसका जो एंगल होता है वो 51 डिग्री होता है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तो आपके फाइल से एंगल से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओवर कट पर दांते जो है एंगल कितने डिग्री पर बने रहते हैं। तो याद रखिए कि ओवर कट पर जो दांते होते हैं वो आपके 70 डिग्री के एंगल पर बने रहते हैं और अप कट में जो दांते होते हैं वो आपके 51 डिग्री पर बने रहते हैं। ठीक है, और फाइल के कट के एंगल से संबंधित एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि सिंगल कट फाइल के फेस पर जो दांता कटा रहता है वो सेंट्रल लाइन से कितने डिग्री पे कटा रहता है? तो याद रखिएगा क्या, जो सिंगल कट फाइल में जो सेंट्रल लाइन से दांता कटा रहता है वो आपके 60 डिग्री पे कटा रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और फाइल के कट से संबंधित क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं जो मैं आपको रिविजन करा देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आपके साथ में रिविजन कर रहा हूँ तो इससे आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आपकी सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट और रास्प कट, ये 4 कट के हिसाब से फाइलें होती हैं। तो सिंगल कट फाइल का जो अधिकतर यूज़ होता है यह मुलायम धातु के और फाइलिंग के लिए हम सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका रास्प कट फाइल, तो इसका प्रयोग करते हैं हम लेदर या लकड़ी की फाइलिंग करने के लिए हम रास्प कट फाइल का यूज़ करते हैं। और इसके क्रॉस सेक्शन यानी कि आकार के बारे में पूछा जाता है कि क्वेश्चन कैसी होती हैं, तो अर्धवृत्त आकार यानी हाफ राउंड का इसका आकार होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके और कर्व कट फाइल से भी पूछा जाता है कि प्लास्टिक की फाइलिंग करने के लिए हम प्लास्टिक या टिन की फाइलिंग करने के लिए हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि प्लास्टिक की फाइलिंग करनी हो, टिन की फाइलिंग करनी हो या डिप कटिंग एक्शन के लिए हम कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फाइल से कुछ क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछे जाते हैं तो उन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आप सही कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि मैं वीडियो को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी कवर करें, लेकिन फिर भी मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं मैं उनको भी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि जेनी कैलिपर का नाम दूसरा नाम ऑड लेग, हार्मोफ्रोडाइड और पॉइंट टू लेग कैलिपर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन से आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि कई सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इसके साथ ही किनारे से पूछा जाता है आपसे एक जेनी कैलिपर से एक क्वेश्चन कि किनारे से समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किस कैलिपर का यूज़ करते हैं? तो याद रखिए वहाँ पे भी हम जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं। जेनी कैलिपर का दूसरा काम भी है, जैसे कि राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए भी हम जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं। जो कैलिपर होते हैं ये आपके अप्रत्यक्ष माप लेने वाले औजार होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होते हैं आपके कैलिपर आपके मुख्यतः आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। और कैलिपर जो है आपका प्रयोग जो किया जाता है किसी भी जाब की आउटसाइड डायमीटर को मापने के लिए और इनसाइड डायमीटर को मापने के लिए। जॉइंट के हिसाब से कैलिपर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्म जॉइंट कैलिपर और एक स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। और अधिक शुद्धता की बात करें तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर जो है अधिक शुद्ध होते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का,
फोर्जिंग या रफ सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, फोर्जिंग या रफ सतहों मतलब पर हम किस जो है वाइट वाश का प्रयोग करते हैं। तो मार्किंग मीडिया थोड़ा सा जान लेते हैं इस क्वेश्चन, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मार्किंग मीडिया है क्या? तो मार्किंग मीडिया एक प्रकार का पदार्थ होता है। यह आपके 4 प्रकार के होते हैं, वाइट वाश, पर्शियन ब्लू और कॉपर सल्फेट और सेल्यूलोज लेकर। ये 4 प्रकार के मार्किंग मीडिया होते हैं, इसको याद रखिएगा। पुनः आपको एक बार रिवीजन बता दें कि मार्किंग मीडिया आपके 4 प्रकार के होते हैं, वाइट वाश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेल्यूलोज लेकर। तो इनसे क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर देना चाहता हूँ। तो पहले आपको बता दिया मैंने कि मार्किंग मीडिया क्या होता है। तो ये एक प्रकार का पदार्थ है जो मार्किंग से पहले जाब की सतह पे लगाया जाता है, जिससे मार्किंग की लाइनें जो है आसानी से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें। ठीक है। और वाइट वाश की बात करें तो ये रफ सतहों पर, जैसे कि कोई जॉब की सतह जो है अच्छी प्रकार से फिनिशिंग नहीं की गई है, तो वहाँ पर हम वाइट वाश का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका होता है पर्शियन ब्लू, तो इसका प्रयोग किया जाता है मशीनिंग या फिनिशिंग की गई सतह पर हम पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कॉपर सल्फेट, तो पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो याद रखिए कि कॉपर सल्फेट जो है आपका जहरीला होता है। यह जहरीला क्यों होता है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें इसमें मिलाई जाती है। ठीक है, इसको बनाने के लिए, तो इस वजह से ये क्या होता है, जहरीला होता है। और एक क्वेश्चन है आपका जो लास्ट मार्किंग मीडिया होता है वो है आपका सेलुलोज लेकर। तो सेलुलोज लेकर से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जो है विभिन्न रंगों में उपलब्ध है या विभिन्न रंगों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो है आपका सेलुलोज लेकर जो है विभिन्न रंगों में उपलब्ध है या विभिन्न रंगों में मिलता है। तो उम्मीद है अगर आप या आज के बाद से अगर कोई भी क्वेश्चन मार्किंग मीडिया से आपसे पूछा जाता है तो उन क्वेश्चन का जो है आप सही प्रकार आंसर कर पाएंगे। ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पेशेंस के साथ में वीडियो को अंत तक बने रहें। ठीक है। आपकी आज की इस वीडियो में आप लोग काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, पंच कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा पंच जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्रिक पंच और एक सेंटर पंच। ठीक है। तो प्रिक पंच होता है, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रिक पंच 30 डिग्री और एक प्रिक पंच 60 डिग्री। और डॉट पंच की बात करें तो ये इसका एक ही प्रकार होता है। और यह जो होता है इसका एंगल जो होता है सेंटर पंच जो होता है आपके एक ही प्रकार का होता है, इसमें कोई इसके अन्य प्रकार नहीं होते हैं। सेंटर पंच का एंगल आपसे पूछे तो यह 90 डिग्री होता है, ये भी याद रखिएगा। पंच कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सेंटर पंच एंगल होता है 90 डिग्री, प्रिक पंच इसके 2 प्रकार होते हैं, प्रिक पंच 30 डिग्री और प्रिक पंच 60 डिग्री। किसी बुक में आपको जो है पंच के 3 प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन अगर आप निमी को फॉलो करते हैं तो निमी में आपको 2 ही पंच बताए जाते हैं। ठीक है। वहाँ पे जो 60 डिग्री प्रिक पंच है उसी को डॉट पंच कहता है, और वहाँ पे बताता है कि प्रिक पंच जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रिक पंच, डॉट पंच और सेंटर पंच। ठीक है। तो आप अगर हमें क्या करना है, निमी की बुक को फॉलो करना है, क्योंकि यह एक स्टैंडर्ड बुक है और इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और गवर्नमेंट द्वारा यह राइट बुक है, तो इससे इसकी जो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है। अगर आप अन्य किसी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं और आप किसी से गाइडेंस के बारे में पता करते हैं, पूछते हैं, तो लोग भी आपसे ये बताते हैं कि आप निमी के बुक को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि पंच कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए कि 2 प्रकार के होते हैं, सेंटर पंच और प्रिक पंच। ठीक है। सेंटर पंच की एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है। और इसका प्रयोग करते हैं हम और ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम सेंटर पंच का यूज़ करते हैं। और प्रिक पंच जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है, प्रिक पंच 30 डिग्री और प्रिक पंच 60 डिग्री। प्रिक पंच 30 डिग्री का यूज होता है डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, और जबकि प्रिक पंच 60 डिग्री की होता है मार्किंग के लिए, जिसे हम इसे क्या कहते हैं, प्रिक पंच 60 डिग्री को हम डॉट पंच भी कहते हैं। ठीक है। मार्किंग करते समय इसकी जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो दूरी है ये 2 से 3 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड किस धातु के बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कि हेक्सा ब्लेड लो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है। हेक्सा ब्लेड का प्रयोग हम हेक्सा मशीन में करते हैं, और इसकी जो लंबाई होती है वो 250 से लेकर के 300 मिलीमीटर तक होती है, यानी कि 250 टू 300 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है। हेक्सा ब्लेड की बात करें तो यह आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड और हार्ड हेक्सा ब्लेड। इसके दांतों की सेटिंग की बात करें तो ये भी आपके 2 प्रकार की होती हैं, एक स्टेकर होती है और एक वेव सेटिंग होती है। तो स्टेकर सेटिंग में क्या होता है कि एक दांता आपका सीधा रहता है, फिर एक दांता मुड़ा रहता है, फिर एक सीधा रहता है, एक मुड़ा रहता है, ये स्टेकर सेटिंग में होता है। और वेव सेटिंग में क्या होता है कि यह एक जो है आपकी वेव जो होती है उसी के हिसाब से आपकी दांतों की सेटिंग की जाती है। तो उम्मीद है इतने सारे क्वेश्चन अगर आप याद रखेंगे तो हेक्सा ब्लेड से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। ठीक है। और क्या करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अधिकतर की बात करें तो हम अधिकतर जो फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आसानी से कार्य करता है, टूटता नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, मार्किंग के लिए रेफरेंस सरफेस का कार्य कौन करता है? तो याद रखिए कि मार्किंग के लिए रेफरेंस का जो कार्य करते हैं वो आपकी मार्किंग टेबल होती है। मार्किंग टेबल आपके
कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ये याद रखिएगा। और इसका प्रयोग और जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है उसकी सेटिंग के लिए भी हम करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, सरफेस गेज का अन्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि सरफेस गेज का अन्य नाम मार्किंग ब्लॉक या स्क्रैबिंग ब्लॉक भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। सरफेस गेज का प्रयोग हम और भी किस कार्य के लिए करते हैं? तो याद रखिएगा लेथ मशीन पर जॉब का सेंटर निकालने के लिए भी हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सरफेस गेज आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स होता है, एक यूनिवर्सल होता है, ठीक है। तो फिक्स जो होता है उसमें उसकी स्पैंडल जो होती है डायरेक्टली उसके बेस से कनेक्ट होती है, जबकि यूनिवर्सल जो सरफेस गेज होता है इसकी जो बेस होती है इसमें जो उसकी स्पैंडल जो होती है एक राकर आर्म के माध्यम से बेस से कनेक्ट रहती है, ठीक है। और जो सरफेस गेज होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज, इसके बेस में एक वी ग्रुप दिया जाता है। तो वी ग्रुप क्यों दिया जाता है? ताकि राउंड जॉब के ऊपर भी इसको हम प्रयोग किया जा सके, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इसमें स्क्राइबर लगे रहते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम जॉब के मार्किंग करते हैं या गोले जॉब का सेंटर निकालना होता है, हम वहाँ पे इसका भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी थोड़ा सा डिटेल अगर आ जा रहा है क्वेश्चन में तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मैं आपको पुनः बता देता हूँ। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आपको कम से कम समय की हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, एंगल प्लेट किस धातु के बनाए जाते हैं? तो याद रखिए कि एंगल प्लेट जो आपके कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। एंगल प्लेट का यूज़ मार्किंग करते समय जॉब को सपोर्ट देने के लिए हम करते हैं, ठीक है। और एंगल प्लेट में से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके वो है आपके जो एंगल प्लेट में स्लॉट्स दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं? ताकि नट के माध्यम से हम जॉब को क्लैम्प कर सके अच्छी प्रकार से। और इसमें एक रिप्स क्वेश्चन पूछता है कि रिप्स एंगल प्लेट में क्यों दिया जाता है? तो डिस्टॉर्शन से बचने के लिए हम एंगल प्लेट में रिप्स जो है प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिप्स और स्लॉट्स से इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे कि रिप्स दिए जाते हैं ताकि डिस्टॉर्शन से बचा जा सके, और स्लॉट्स दिए जाते हैं ताकि जॉब को उसमें बोल्ट के माध्यम से अच्छी प्रकार से क्लैम्प किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैमर किस धातु के बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा हैमर आपके कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। और हैमर से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जनरली, जैसे कि बॉल पिन हैमर पूछा जाता है कि बॉल पिन हैमर का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो रिवीटिंग या मार्किंग के लिए हम बॉल पिन हैमर का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा मार्किंग के लिए हम 250 मिलीग्राम हैमर का प्रयोग करते हैं, यानी कि 250 ग्राम के हैमर का प्रयोग करते हैं, मार्किंग के लिए करते हैं, ठीक है। हैमर आपके अन्य स्टील कास्ट स्टील के अलावा अन्य मेटल के भी बनाए जाते हैं, जैसे कि आपके लकड़ी के भी हैमर आपके बनाए जाते हैं, तो आपके वुडन हैमर कराते हैं, ठीक है। और फिनिशिंग कार्यों के लिए अभी आपको बता दें कि फिनिशिंग कार्यों के लिए या सीट मेटल कार्य के लिए भी हैमर बनाए जाते हैं आपके। तो वो जो हैमर होते हैं वो आपके प्लास्टिक या कॉपर के बनाए जाते हैं। तो नॉर्मली अगर आपसे पूछता है कि हैमर किस धातु के बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे याद रखिएगा कि कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। हैमर आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, ठीक है, स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक है। तो ये कुछ हैमर के प्रकार हैं। बॉल पिन हैमर का प्रयोग रिवीटिंग और मार्किंग के लिए करते हैं, ये याद रखिएगा। स्लेज हैमर का प्रयोग फोर्जिंग शॉप में करते हैं, ये भी याद रखिएगा। स्लेज हैमर की वजन की बात करें तो ये 2 से लेकर 10 किलोग्राम तक होता है, ये नॉर्मली याद रखिएगा। और इसके अलावा इससे अधिक भी स्लेज हैमर आपका हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक कॉमन याद रखिए कि 2 से 10 किलोग्राम तक का हैमर होता है, ठीक है। और क्या बात इसमें है, तो हैमर का जो स्ट्राइकिंग पोर्शन होता है, यानी कि फेस जो होता है हैमर के स्ट्राइकिंग पोर्शन की जो हार्डनेस होती है 49 से लेकर 56 यानी कि 49 × 50 HRC रखी जाती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और हैमर का जो चीक होता है उसको हम क्या करते हैं, सॉफ्ट रखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैमर का कौन सा भाग जो है सॉफ्ट रखा जाता है? तो हैमर का जो चीक वाला पोर्शन होता है उसको सॉफ्ट रखा जाता है, क्योंकि उसी के ऊपर जो है हैमर का स्पेसिफिकेशन दिया रहता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेबल गेज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो याद रखिए कि बेबल गेज का प्रयोग हम कोण मापने के लिए करते हैं। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कोणीय मापन यंत्र है, ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेबल गेज किस प्रकार का यंत्र है? तो याद रखिएगा कि बेबल गेज जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कोणीय मापन यंत्र है, ठीक है। बेबल गेज आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण बेबल गेज और एक यूनिवर्सल बेबल गेज, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेट शैंक वाले ड्रिल को किसने नहीं पकड़ा, सॉरी यहाँ पे किसमें होगा, किसमें पकड़ा जाता है? तो स्ट्रेट शैंक वाले ड्रिल को जो है हम ड्रिल चेक में पकड़ते हैं, ये अभी याद रखिएगा। शैंक आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट शैंक और टेपर शैंक। तो स्ट्रेट शैंक वाली ड्रिल जो होती है छोटे डायमीटर की होती है और इसको हम ड्रिल चेक में पकड़ते हैं, जबकि टेपर शैंक वाली जो ड्रिल होती है वो बड़े डायमीटर की होती है, जिसे हम सॉकेट में हम प्रयोग जो है इसको पकड़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, कर्तन गति को और क्या कहते हैं? तो जो कटिंग स्पीड होती है उसे हम सरफेस स्पीड या पेरीफेरल स्पीड भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि कटिंग स्पीड को हम सरफेस स्पीड या पेरीफेरल स्पीड भी कहते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन आपसे कटिंग स्पीड से और पूछा जाता है इसके यूनिट के बारे में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा प्लीज़ कि कटिंग स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर प्रति मिनट में होती है, ठीक है। यानी कि 1 मीटर में आपकी जो कितनी मीटर काटी गई, इसको अगर हम लंबाई में माप लें तो इसे हम कहते हैं कटिंग स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कटिंग स्पीड की यूनिट क्या होती है या इकाई क्या होती है, तो याद रखिए कि मीटर प्रति मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ऑयल ग्रुप बनाने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा कि ऑयल ग्रुप बनाने के लिए हम हाफ राउंड चीज़ल का प्रयोग करते हैं। चीज़ल की बात करें तो यह एक प्रकार का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। और यह हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। चीज़ल के क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शंस की बात करें, यानी कि इसके आकार की बात करें तो यह षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी चीज़ल आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लैट चीज़ल हो गया, क्रॉस कट चीज़ल हो गया, ठीक है, हाफ राउंड चीज़ल है, डायमंड पॉइंट चीज़ल है और वेव चीज़ल है। तो ये चीज़ल के कुछ प्रकार हैं। चीज़ल की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह मुख्यतः 2 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, एक हॉट चीज़ल और एक कोल्ड चीज़ल, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे थोड़ा। और अधिकतर जो है आपके हम जो ये हाफ राउंड चीज़ल है या वेव चीज़ल है, ये आपके कोल्ड चीज़ल का प्रकार है। हॉट चीज़ल का प्रयोग जो है हम करते हैं या फोर्जिंग शॉप में हम जो है हॉट चीज़ल का प्रयोग करते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं आपसे, हाँ, चीज़ल के एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस चीज़ल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो मशरूम हेड चीज़ल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। और चीज़ल का प्रयोग करते समय चीज़ल के फेस वगैरह पे ऑयल वगैरह का नहीं लगा होना चाहिए। और चीज़ल का प्रयोग करते समय चीज़ल के हेड पे हमें क्या करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़े तथा जटिल आकार के वर्कपीस को विभिन्न दिशाओं से ड्रिल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए बड़े तथा जटिल आकार के वर्कपीस को विभिन्न दिशाओं से ड्रिल करने के लिए हम ट्रेनियन जिग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। जिग क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जिग एक प्रकार का आपका टूल है जिसका प्रयोग हम वर्कशॉप में टूल को लोकेट करने, उसे गाइड करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक कार्य नहीं करता जो कि है वर्कपीस को क्लैंप करने का, ठीक है। ये आपको क्या करता है, टूल के वर्कपीस को लोकेट करता है और उसको क्या करता है, गाइड भी करता है, टूल को गाइड भी करता है, ठीक है। जबकि फिक्सर की बात करें तो टूल को केवल लोकेट करता है और उसे होल्ड करता है, यह जो है टूल को गाइड नहीं करता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके, ठीक है। और जिग से संबंधित कुछ कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों के साथ बता देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर ये भले ही है आप इस वीडियो को एक बार देख रहे हैं, लेकिन आप वो पेशेंस के साथ में देखिए प्लीज़, और थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में हम जो भी बातें बता रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करिए। उम्मीद है आपको अगर एक बार भी इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आपके 40-60% आपके क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। और आप चाहते हैं कि नहीं आपके 100% क्वेश्चन सारे याद हो जाएं और मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो के 2 से 3 बार देखा करें, तब आप जो है अच्छे प्रकार से याद कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यह कड़वी सच्चाई है, मतलब इसको कहते हैं ना इंग्लिश में बिटर ट्रूथ, कि किसी भी चीज़ को एक बार में परफेक्ट से नहीं दिया जा सकता। हम लोग पहले इतने विकसित नहीं थे जितना आज हम एरोप्लेन से घूम रहे हैं और हवाई क्या कहते हैं ट्रेन से घूम रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से बातें कर रहे हैं, तो इतना पहले कोई भी चीज़ इतनी विकसित नहीं होती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ही बार में ये ना सोचिए कि मैं एक ही बार में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। और एक चीज़, हाँ, और एक क्वेश्चन आप देख करके मैं हमारी वीडियो का या किसी भी वीडियो को किसी भी चीज़ के बारे में एक कहते हैं ना कि उसमें प्लीज़ डोंट बुक बाय इट्स कवर, मतलब आपने अगर टीवी वगैरह देख रहे होंगे तो वहाँ पे ऐड आता है, एक सर्फ एक्सल है, नहीं पता नहीं कौन सा एक्सल है वो, सर्फ का डिटर्जेंट का वहाँ पे प्रचार आता है, ऐड आता है कि प्लीज़ डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। मतलब कि एक क्वेश्चन को या हमारे वीडियो थंबनेल को देख करके ये ना समझ जाएं कि इस वीडियो के अंदर क्या कंटेंट है या हमें क्या चीज़ें मिलने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप वीडियो को देखिए, उसके बाद आप अपना रेटिंग, अपना सुझाव जो हमें दे सकते हैं, ठीक है। सॉरी आप लोगों का हमने कीमती समय लिया उसके लिए पूरा, लेकिन मैंने मतलब जो भी हमने बातें बताई वो आपकी सही बातें हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास यही कर रहा हूँ कि आप प्लीज़, बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता, आप मेहनत और टाइम दीजिए, आपकी सफलता जो है सुनिश्चित होगी तभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते थे। हम जिग के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन आपसे जिग से पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है क्वेश्चन एक कि बोर से लोकेशन लेने के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं, तो बोर से लोकेशन लेने के लिए हम पोस्ट जिग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और पतले और कमज़ोर पतले और सॉफ्ट मेटल क्या करते हैं जॉब के लिए हम किस जिग का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे याद रखें कि सैंडविच जिग का प्रयोग करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिजर्वायर को साफ़ करने के लिए किस फ्लशिंग ऑयल का प्रयोग करते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस। ओहो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है, 90 डिग्री सेल्सियस नहीं है यहाँ पे,
1 सेकेंड प्लीज़। यहाँ से याद रखिएगा कि रिजर्वायर को साफ़ करने के लिए किस फ्लशिंग ऑयल का प्रयोग करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रिजर्वायर को साफ़ करने के लिए हम लुब्रेक्स फ्लक्स 22 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और रिजर्वायर क्या होता है, तो ये ऑयल को स्टोर करने की जगह होती है, यानी कि ऑयल को स्टोर करने वाली जगह को हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, और इसे साफ़ करने के लिए हम 6 महीने में इसको एक बार साफ़ किया जाता है, और इसे साफ़ करने के लिए हम जो है फ्लशिंग ऑयल के रूप में लुब्रेक्स फ्लक्स 22 का यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि रिजर्वायर और ऑयल को स्टोर करने वाली जगह को क्या कहते हैं, तो वहाँ पे रिजर्वायर ऑप्शन रहता है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया जाए, और इसके साथ ही मैंने जो क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जाते हैं वो भी आपको आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया, और क्या क्वेश्चन अगर उससे घुमा कर क्वेश्चन पूछे तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने का प्रयास किया। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे मैं जो आप लोगों के साथ क्वेश्चन रख सकूँ। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग से बस एक ही एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्त सर्कल, फ्रेंड सर्कल में। और ठीक है, ताकि आप मुझे आपके जो भी आपके जो फीडबैक आता है कमेंट में आप चीज़ें लिख सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, और किस प्रकार की इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बताएं। कुछ लोग PDF की डिमांड कर रहे हैं, तो मैंने कल की वाली वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दे दिया था, वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप में जुड़ सकते थे। और आज की इस वीडियो में भी मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करूँ, और उस लिंक के माध्यम से आप हमें व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं, और जो भी वीडियो हम डेली डिस्कशन करते हैं उस वीडियो का प्राप्त जो है PDF जो है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सअप के ग्रुप से आप हमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप भी कुछ सपोर्ट करें हमारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम किस धातु के अयस्क से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा कि एल्युमिनियम जो है आपके बॉक्साइट के से प्राप्त होता है। अयस्क क्या होता है, तो ये धातु का अशुद्ध रूप होता है, तो जो ज़मीन से प्राप्त होता है, पृथ्वी के नीचे से। ठीक है, पृथ्वी से नीचे से प्राप्त होता है। ठीक है, और विभिन्न धातुओं के जो अयस्क है, ये आपके जो धातुएं हैं उनके वो जो है अयस्क से ही प्राप्त होती हैं, मतलब अयस्क से ही धातु क्या होती बनती है। अयस्क क्या है, तो धातु का अशुद्ध रूप है, और अयस्क को ही शुद्ध रूप करके हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की धातु प्राप्त करते हैं, जैसे कि हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ये सारे क्या है आपके लोहे के अयस्क हैं। वैसे ही बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, कुछ अक्सर अयस्क से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये आयरन के अयस्क हो गए, बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसके साथ ही पायराइट जो होता है आपका कॉपर का अयस्क होता है। ठीक है, और जो और क्या पूछा था, पायराइट हो गया आपका कॉपर का, और टिन स्टोन जो होता है आपका टिन का अयस्क होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इतने सारे आप याद रखिएगा, बाकी और भी जो अगर मुझे बाद में अगर याद आ जाएंगे तो उनका भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, बेंच वाइज का जाप प्लेट किस धातु का बना होता है, तो बेंच वाइज को हम इंजीनियर वाइज भी कहते हैं। पहले ये याद रखिएगा कि बेंच वाइज को हम इंजीनियर वाइज भी कहते हैं, और इसका जो जबड़ा होता है, ये जाप प्लेट होता है, ये टूल स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, और बेंच वाइज की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका हैंडल और स्पेंडल माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, जबकि इसकी जो स्प्रिंग होती है वो आपकी फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी रहती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको बेंच वाइज में से संबंधित याद रखनी है। बेंच वाइज का जो साइज़ लिया जाता है उसके जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। बेंच वाइज को फिक्स करने की बात करें तो यह वर्कर के यानी कि जो कारीगर हैं उसके केहनी के बराबर में इसको फिक्स किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका इसका यूज़ किस लिए करते हैं, तो वर्कशॉप में इसको इस जॉब के ऊपर मार्किंग या फाइलिंग करने के लिए, हम जॉब को होल्ड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस और कुछ क्वेश्चन आपसे बता देते हैं, सॉरी एक सेकंड प्लीज़। 18 और क्वेश्चन था आपका, कुछ वॉइस आपसे पूछा जाता है कि जैसे कि ड्रिलिंग या मिलिंग के कार्यों के लिए किस वॉइस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे याद है कि ड्रिलिंग या मिलिंग के कार्यों के लिए हम मशीन वॉइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और छोटे जाप को पकड़ने के लिए हैंड वॉइस का प्रयोग करते हैं। पिन वगैरह को पकड़ने के लिए हम क्या कहते हैं उसको, नीडल वाइस नहीं, सॉरी, छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए याद रखें कि छोटे जाप को पकड़ने के लिए हैंड वाइस का यूज़ करते हैं, और फोर्जिंग शॉप में हम लेग वाइस का प्रयोग करते हैं। तो और लेग वाइस जो है आपकी, लेकिन याद रखिएगा यहाँ से कि लेग वाइस जो है आपकी माइल्ड स्टील की बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस कार्य में लेथ स्पिंडल की गति न्यूनतम होती है, तो थ्रेड कटिंग में लेथ की स्पिंडल की जो गति होती है वो कम से कम रखी जाती है। ठीक है, और क्या कहते हैं
किस कार्य में लेथ स्पिंडल की गति न्यूनतम होती है, तो थ्रेड कटिंग में, ठीक है। और ये आपकी लेड स्क्रू के माध्यम से काटी जाती है, ठीक है, थ्रेड कटिंग का कार्य होता है। और लेड स्क्रू की मैं बात करें थ्रेड की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि लेड स्क्रू में कौन से थ्रेड कटे रहते हैं, लेथ मशीन की लेड स्क्रू में कौन से थ्रेड कटे रहते हैं, तो याद रखिएगा वहाँ पे एकमी थ्रेड कटे होते हैं। और एकमी थ्रेड के एंगल की बात करें तो ये आपका 29 डिग्री होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको हर एक प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको रेडी रहना है प्लीज़, ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत आप करिए, और बाकी मैं आप लोगों के साथ में बना रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, जिग का कौन सा पार्ट ड्रिल के लिए सही लोकेशन प्रदान करता है, तो याद रखिएगा जिग का जो गाइड बुश होता है वो और ड्रिल के पार्ट्स के लिए सही लोकेशन प्रदान करता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन शॉप में किस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा प्रोडक्शन शॉप में हम सेंटरलेस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको वीडियो को थोड़ा सा फास्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए इस वजह से। तो नेक्स्ट याद रखिएगा प्रोडक्शन शॉप में किस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा सेंटरलेस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं प्रोडक्शन शॉप में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा कितनी शुद्धता प्राप्त की जा सकती है, तो याद रखिए ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा 0.5 मिलीमीटर तक की शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है असेंबल किए गए दो पार्ट्स के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा असेंबल किए गए दो पार्ट्स के बीच के संबंध को फिट कहते हैं। फिट आपके 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, क्लियरेंस फिट्स, इंटरफेरेंस फिट्स और ट्रांजिशन फिट, ठीक है। तो क्लियरेंस फिट जो है आपके रनिंग और स्लाइडिंग फिट्स आपके क्लियरेंस फिट के अंदर आती हैं। और एक क्वेश्चन कॉमन आपसे पूछा जाता है फिट से ट्रांजिशन फिट के, तो ठीक है। तो बैलगाड़ी का जो पहिया होता है रिम फिटिंग जो होती है वो आपकी ट्रांजिशन फिट जो है आपको उसमें आता है। आपका किसका उदाहरण है, बैलगाड़ी का पहिया फिट करना किसका उदाहरण है, ट्रांजिशन फिट का उदाहरण है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये रिम का पूछा जाता है, रिम फिटिंग किसका उदाहरण है, तो आप वहाँ पे भी आपका याद होगा, याद रखिएगा ट्रांजिशन फिट, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, स्टीलियन गैस सिलेंडर का दाब कितना होता है, तो स्टीलियन गैस सिलेंडर का दाब होता है 15 से 16 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसको याद रखिएगा। एक सिलेंडर से कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है, तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग काला होता है और इसके वॉल पे जो है राइट हैंड थ्रेड कटी रहती हैं, जबकि स्टीलियन गैस सिलेंडर का रंग मैरून होता है। मैरून ना हो तो वहाँ पे आप लाल आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन जो है मैरून जो आपका सही आंसर होता है, ठीक है। और इसके सिलेंडर पे इसके वॉल पे जो है आपके लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी रहती हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर का, प्री हीटिंग के लिए जाब को कितने डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है, तो याद रखिए कि प्री हीटिंग के लिए जाब को 900 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी 900 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म करते हैं। और प्री हीटिंग के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा गया कई सारे एग्जाम में कि प्री हीटिंग के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा कि प्री हीटिंग के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए तापमान जो है 900 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, दो स्लिप गेजों को आपस में स्लाइड करते चिपकाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम रिंगिंग प्रोसेस करते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, और ये तो क्वेश्चन आपको भी याद हो गया होगा कि स्लिप गेजों को आपस में स्लाइड करते चिपकाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसी को हम रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मिट वेल्डिंग में मुख्य धातु के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा कि थर्मिट वेल्डिंग में मुख्य धातु के रूप में हम एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, शेपर मशीन कार्य करती हैं, तो ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में कार्य करती हैं, ये भी याद रखिएगा। जबकि आपकी प्लेनर मशीन की बात करें तो आपकी रिवर्स स्ट्रोक में कार्य करती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे कि शेपर मशीन आपकी फॉरवर्ड स्ट्रोक में, जबकि प्लेनर मशीन आपकी रिवर्स स्ट्रोक में, बैकवर्ड स्ट्रोक में कार्य करती हैं, रिवर्स नहीं बैकवर्ड स्ट्रोक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, टूल मेकर बटन किस धातु के बनाए जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम का ही है, पूछा गया है किसी एग्जाम में कि टूल मेकर बटन किस धातु के बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि हार्ड एंड स्टील के बनाए जाते हैं टूल मेकर बटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, जिस तापमान पर लुब्रिकेंट कहता नहीं बहना रुक जाता है उसे हम पोर पॉइंट कहते हैं। तो लुब्रिकेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके प्रॉपर्टी से संबंधित। तो लुब्रिकेंट जिस तापमान पर बहना रुक जाता है उसे हम पोर पॉइंट कहते हैं। इसके साथ ही फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि लुब्रिकेंट के जिस तापमान पे उसमें क्या आग पकड़ ले उसे हम फायर पॉइंट कहते हैं, और लुब्रिकेंट के जिस तापमान पे लुब्रिकेंट में आग ना पकड़े लेकिन उससे पर्याप्त मात्रा में धुआं निकले उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और तो हो गया आपका फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विस्कोसिटी। तो लुब्रिकेंट का विस्कोसिटी क्या होती है, तो उसकी यह जो विस्कोसिटी है जो आपके ये आपके उसका गढ़ापन से इसका संबंध है, तेल के लुब्रिकेंट के गढ़ापन। जिस भी लुब्रिकेंट का जो भी लुब्रिकेंट अधिक गढ़ा होगा इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी हाई होती है, ठीक है। तो लुब्रिकेंट आपके 3 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखेंगे, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। ग्रेफाइट आपका सॉलिड लुब्रिकेंट का उदाहरण है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे।
ठीक है। बाकी आपके ग्रीस जो है आपका सेमी और सॉलिड या सेमी लिक्विड इसको कह सकते हैं, और सोल्यूबल ऑयल ये सब जो है आपके लिक्विड के एग्जांपल है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश स्प्लैश लुब्रिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो स्प्लैश लुब्रिकेशन का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो रिंग लुब्रिकेटर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है इसमें कि ग्रेविटेशनल लुब्रिकेशन का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो वीक फीड लुब्रिकेशन जो है आपका ग्रेविटेशनल लुब्रिकेशन का उदाहरण है, तो इसको याद रखेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, शाफ्ट का जो भाग बेयरिंग के अंदर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको जनरल कहते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा प्लीज़ कि शाफ्ट का जो भाग बेयरिंग के अंदर रहता है उसे हम जनरल कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम बेवल गियर का प्रयोग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, रेफरेंस के लिए किस स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि रेफरेंस के लिए हम और 00 ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्लिप गेज आपके चार ग्रेड मिलते हैं, ठीक है। 1 डबल जैसे कि 1 सेकेंड और उसमें 0 00, ठीक है। तो रेफरेंस कार्यों के लिए 00 ग्रेड का यूज़ करते हैं, जबकि कैलिब्रेशन के लिए हम 0 ग्रेड का यूज़ करते हैं। वर्कशॉप के लिए हम किस ग्रेड का? तो ग्रेड 2 का प्रयोग करते हैं, जबकि टूल रूम कार्यों के लिए हम ग्रेड 1 के स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों के सामने इसमें डिटेल हमने बता दिए। और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा वीडियो को, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, जीआई के पाइप पर जंग से बचने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जीआई के पाइप पर और यानी कि जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है। तो इस पर जंग वगैरह का खतरा ना हो, इसके लिए हम जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिंक की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, एब्रेसिव स्टिक का दूसरा नाम क्या है? तो एब्रेसिव स्टिक को हम हॉर्न भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, जब आपके हिल्स तथा वैलीज को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम प्रोफाइल मीटर का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। हिल्स होती है जो आपकी जाप की सतह पर जो उठी हुई सतह होती है उसको हिल कहते हैं, और जो थोड़ा सा क्या कहते हैं डेंट जो होता है उसको हम वैली कहते हैं, मतलब जो थोड़ा सा डाउन सरफेस होगी उसको हम वैली कहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, वीडियो अब थोड़ा सा हम फास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि बहुत समय हो गया मुझे लग रहा है कि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 38 नंबर का, काटिंग टूल के मूवमेंट के द्वारा सरफेस पर बढ़ने वाले पैटर्न को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, काटिंग टूल के मूवमेंट के द्वारा जो सरफेस के और जब की सरफेस पर जो पैटर्न बन जाते हैं उसी को हम सरफेस टेक्सचर कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, गेज की लैपिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि गेज की लैपिंग के लिए हम बोरॉन कार्बाइड का यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिएगा और इसको याद होना चाहिए आपका इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, प्लायर किस धातु के बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा प्लायर जो आपके कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, लेथ मशीन पर गियर अथवा पुली को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि लेथ मशीन पर गियर अथवा पुली को पकड़ने के लिए हम मैंडल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेथ मशीन पर खोखले जाब को पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वहाँ भी आप याद रखेंगे, वहाँ पर भी आपका आंसर जो है आपका मैंडल ही होगा, ठीक है। तो ये 41 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, और एक ये आपकी रिवीजन क्लास थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं किया, और फिर भी मैंने प्रयास किया कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वहाँ से पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन का जो आपको डिटेल कर सकूँ। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारे इस वीडियो का फ्री PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे आप आज की इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर के आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर लिए। और पुनः आप लोगों की वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और वीडियो का लगातार जो है देखते रहिए। किसी भी आपको पुनः मैं बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ को एक बार में परफेक्ट से नहीं दिया जा सकता, इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2-3 बार देखा करिए, और इससे आपको जो है जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है कि पहली बात में जो मैं आपको लोगों के साथ बातें बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में नहीं आए, और दूसरी बार वीडियो को देखते हैं, तीसरी बार देखते हैं तो उसको आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। बाकी आप भी किस प्रकार के अगर आपको किसी प्रकार की कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।